जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, प्रत्येक क्वेश्चन को सोचेगा, समझेगा, विचार कीजिएगा और क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में उत्तर के रूप में अपने बताइएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इत्र नगरी। इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जो शहर है वह उत्तर प्रदेश का कौन सा है? आपको बताना होगा कन्नौज, आगरा, प्रयागराज या मथुरा। चार विकल्प आपके सामने शो होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। अगर आप भी इनमें से किसी क्वेश्चन या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की वीडियो में जो आपको 38 क्वेश्चनों में से लगभग 20 क्वेश्चनों का टारगेट दिया जाता है, अगर आपके भी 38 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन करेक्ट जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था इत्र नगरी, तो इत्र नगरी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो आपका करेक्ट जो जवाब होगा इसमें होगा ऑप्शन ए, कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चूड़ियों की नगरी के नाम से या कांच उद्योग के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद आपका कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पीतल नगरी के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो पीतल नगरी के लिए आपका मुरादाबाद प्रसिद्ध है। और बात कर लें मिट्टी के खिलौने के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के खिलौने आपके आगरा में मिलते हैं। बात कर लें कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे। आज का प्रत्येक क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और प्रत्येक क्वेश्चन को सोचेगा, समझेगा, विचार कीजिएगा और क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? जो आपका भारतीय संविधान है उसमें आपके कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भागों में से ऐसा कौन सा भाग है जिसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का आपका वर्णन दिया गया है? ऑप्शन है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4 के ए में या भाग 5 में। बताइएगा। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य आपके किस में वर्णित है? आपके 22 भागों में से कौन से भाग में आपका मौलिक कर्तव्यों का जिक्र दिया गया है? तो कौन सा भाग होगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा भाग 4 का ए। भाग 4 का ए यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। और बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो हैं उनका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 51 का ए में। अनुच्छेद 51 का ए या अनुच्छेद 51 का कै भी हम इसको बोल सकते हैं। अनुच्छेद 51 के कै में आपको कितने 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, अधिकतर एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा, योजना आयोग के जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपसे क्वेश्चन में मेरे दोस्तों पूछा जा रहा है योजना आयोग, तो बता दीजिएगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो प्रथम अध्यक्ष थे योजना आयोग के कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, वह होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिन बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके योजना आयोग के अध्यक्ष थे, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन है भू रेखीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय वन या उष्ण वर्षा वन। तो बताइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दोबारा रिपीट करता हूं, भारत में अधिकतर जो वन पाए जाते हैं वह आपके किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो भारत में जो अधिकतर वन पाए जाते हैं वह आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और इन वनों को जो वर्षा की जरूरत होती है वह आपकी 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा की क्या होती है? इनको जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन पूछे गएंगे, माइक एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रू के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, विंस्टन चर्चिल, जेम्स मार्शल या महात्मा गांधी। तो कौन है? तो महात्मा गांधी इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ताज महोत्सव किस महीने में बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ताज महोत्सव को लेकर। तो ताज महोत्सव जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल, तो ऐसा कौन सा मंथ आपका है जो उसमें ताज महोत्सव बनाया जाता है। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, बताइएगा ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव जो बनाया जाता है वह आपका फरवरी माह में बनाया जाता है। और कहाँ पर बनाया जाता है, आगरा में बहुत धूमधाम से ताज महोत्सव बनाया जाता है। आगरा में यह बनाया जाता है और लगभग 18 से 27 वर्ष के जो आपके आयु के व्यक्ति होते हैं वे इसमें क्या लेते हैं, ताज महोत्सव में भाग लेते हैं और बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है आगरा में। अगर आपको ताज महोत्सव देखना है तो फरवरी माह में आप आगरा चले जाइएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ताज महोत्सव का मजा ले सकते हो। तो बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, ताज महोत्सव आपका फरवरी में बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। जो आपका ऋग्वेद थे आपने पढ़ा होगा, जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। वैदिक सभ्यता में जो आपके ऋग्वेद थे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख देवता हम बताएंगे वह हम किसको बताएंगे। ऑप्शन है इंद्र को, सूर्य को, ब्रह्मा को या विष्णु को। तो बताइएगा इनमें जो सबसे प्रसिद्ध जो आपके सबसे प्रसिद्ध देवता थे इनमें से आपके कौन थे। तो कौन हो जाएंगे, तो इंद्रदेव आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इंद्रदेव को हम वर्षा का देवता भी कहते हैं। जब आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी होगी तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा का देवता किसको कहा जाता है, तो इंद्रदेव को वर्षा का देवता कहा जाता है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन है कर्नाटक की संधि पर, अलीनगर की संधि पर, इलाहाबाद की संधि पर या कानपुर की संधि पर। तो सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बक्सर की संधि के बाद जो आपकी बक्सर की संधि या बक्सर का युद्ध हुआ था उस पर कहाँ की संधि की गई थी। तो कहाँ की संधि के हस्ताक्षर किए गए थे, तो इलाहाबाद की संधि की गई थी। बात कर लेते हैं बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो आपका 22 से 23 अक्टूबर को 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था, तो इसमें आपका सही जवाब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था, मीर कासिम के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम को बहुत बुरी तरह से किसने हरा दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। और इसमें ईस्ट इंडिया की कंपनी की जीत हुई थी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बक्सर के युद्ध पर कहाँ की संधि हुई थी, कहाँ की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रियाल नहीं है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, ऐसी कौन सा देश है जिसकी मुद्रा रियाल नहीं है। तो रियाल मुद्रा नहीं है, कुवैत की नहीं है, कतर की नहीं है, ओमान की या सऊदी अरब की। तो बताइएगा इनमें से रियाल मुद्रा कहाँ की नहीं है। तो कुवैत की मुद्रा आपकी रियाल नहीं है, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शिमला समझौता हुआ था किन दो देशों के मध्य है। जो आपका शिमला समझौता हुआ था वह आपका किन दो देशों के मध्य हुआ था, भारत नेपाल के, भारत श्रीलंका के, भारत पाकिस्तान या भारत चीन। तो बताइएगा शिमला समझौता एक टॉपिक है आपका शिमला समझौते से संबंधित। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको एनालिसिस कराएंगे, बहुत ज़्यादा बताएंगे, तो यह वीडियो लगभग आपकी 3 से 4 घंटे की बनेगी, मात्र 37 प्रश्नों की। तो अगर आपको भी मात्र यह वीडियो आपको रिवीजन करने के पर्पज से बनाई जा रही है, जिससे कि आप संपूर्ण जीके जीएस का अध्ययन कर सको कि कहां से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला समझौता। तो शिमला समझौता जो हुआ था वह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सी विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। ऑप्शन है 23 मार्च को, 24 मार्च को, 21 मार्च या 22 मार्च को। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका कब बनाया जाता है बताइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। तो बता दीजिएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो बनाया जाता है वह आपका 23 मार्च को बनाया जाता है। तो ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ था। जो आपकी काशी नगरी है, जिसे हम वर्तमान में वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी का आपने नाम सुना होगा। वाराणसी की आपकी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। लगभग विश्व में
पहले स्थान पर वाराणसी की साड़ी आती हैं। तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमको मिला था, कहाँ से मिला था? अर्थवेद से, रामायण से, महावस्तु से या सामवेद से? बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा कि काशी का जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ। तो कहाँ से हुआ था? काशी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अर्थवेद से हुआ था, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? ऑप्शन है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर, पॉलिश एंड पेरिस या पास्टर ऑफ पेरिस या उड़न राख? बताइएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम होता है वह आपका क्या होता है? तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कनिष्क किस वंश से के शासक थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कनिष्क किस वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन है गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, कुषाण वंश के या पुष्यभूति वंश के? बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एलिमिनेट कीजिएगा कि कहाँ आपने क्वेश्चन पढ़ा था। कनिष्क किस वंश का शासक था? बताइएगा। तो कनिष्क किस वंश का शासक था? तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होने वाला है वह होने वाला है कनिष्क आपका कुषाण वंश का शासक था, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? पाली, रोमन, ब्राह्मणी या देवनागरी? बताइए। अशोक के 14 शिलालेख थे। कितने शिलालेख थे? अशोक के 14 शिलालेख में से अधिकतर जो शिलालेख लिखे गए थे वह आपके किस लिपि में लिखे गए थे? यह आपसे पूछा गया है। तो अधिकतर जो शिलालेख लिखे गए थे वह आपके ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। ऑप्शन है वास्तविक संसाधन का, निरपेक्ष संसाधन का या संभाव्य संस्थापन का या भंडारण संसाधन का? तो ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लद्दाख में जो हाल ही में आपके यूरेनियम के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर? लद्दाख में। तो वह आपका किसका उदाहरण है? तो वह आपका वास्तविक संसाधन तो नहीं होगा, निरपेक्ष भी नहीं होगा, संभाव्य संसाधनों में हम इसको रख सकते हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? सी ब्रिज, घाटी समीर, लैंड ब्रिज या बिलीबिली? बताइएगा। जो आपकी दिन में समुद्र की ओर से, मतलब समुद्र से पृथ्वी की ओर, समुद्र से पृथ्वी नहीं बोलेंगे, समुद्र से स्थल बोलेंगे, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहाँ आपका समुद्र बना है, स्थल है और जैवमंडल है, वायुमंडल सब पृथ्वी पर ही है। तो इसमें जो बोलेंगे हम समुद्र से स्थल की ओर, मतलब समुद्र का जो स्थल का भूभाग है, स्थल मंडल है, उसकी ओर आने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं? जो आपकी दिन में आती हैं तो क्या कहते हैं? उनको हम सी ब्रिज के नाम से जानते हैं, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौका सहार, नागरिक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि या देश का प्रत्येक नागरिक? तो विधायिका क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्य की विधायिका, जो आपका राज्य का कैबिनेट जो मंडल होता है, जो आपकी राज्य की विधायिका होती है, उसका अंग से क्या अभिप्राय है? तो उसके अंग से जो प्रभावी है वह है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी सी विकल्प इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रदेश आपका है जहां से तांबा प्राप्त होता है? ऑप्शन है ललितपुर से, मिर्जापुर या मिर्जापुर, रेणुकूट मिर्जापुर, सिंगरौली मिर्जापुर या कजराहट मिर्जापुर या सोनराई ललितपुर? बताइएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? तो आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है जहां से उत्तर प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है। तो कहां से होता है? तो सोनराई ललितपुर इसमें ए विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? ऑप्शन है रानीपुर अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या किशनपुर अभ्यारण्य? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है उन्नाव जिला। उत्तर प्रदेश में जो आपका एक जिला है उन्नाव,
उसमें जो आपसे पूछा गया है कौन सा अभ्यारण्य है, तो उसमें जो आपका कौन सा अभ्यारण्य है, तो आपका करेक्ट जवाब होने वाला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वह आपका उन्नाव जिले में स्थित है। तो अभ्यारण्य आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं जहां से उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं बल्कि यूपी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो अभ्यारण्य से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो अभ्यारण्य को आपको ध्यान में रख कर जाना होगा, सभी प्रश्नों को अभ्यारण्य के याद कर जाना होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की थोड़ी थ्योरी लंबी हो सकती है तो क्वेश्चन की थ्योरी देखकर ना घबराएं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष में संपोषित को तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने में किसी भी नागरिकता से को वंचित नहीं किया जाएगा। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15 में कहा गया है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो कौन सा अनुच्छेद जिक्र करता है, तो अनुच्छेद 14 आपका जिक्र करता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैन विद्या शोध संस्था उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ऑप्शन है सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ या आगरा। बताइएगा, जैन विद्या शोध संस्था जो आपकी जैन मतलब जहां पर जैन विद्या से संबंधित आपको शिक्षा दी जाती है वह आपका उत्तर प्रदेश में जो स्थान है कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कहाँ पर है, तो लखनऊ में इसमें आपका बिल्कुल सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है प्याज उत्पादक से, तेल बीज उत्पादक से, बागानी एवं शहद उत्पादन से या कृषि उत्पादन से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है वह आपकी किस चीज़ से है, तो स्वर्ण क्रांति आपकी जो संबंधित है कृषि उत्पादन से संबंधित है, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिंडाल्को स्थित है। ऑप्शन है मोदी नगर में, रॉबर्ट संगम नगर में, रेणुकूट में या गोंडा में। हिंडाल्को यह क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हिंडाल्को वाला। ऐसा कोई एग्जाम नहीं उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें लगभग अगर 3 एग्जाम हुए हैं तो एक एग्जाम में आपसे हिंडाल्को का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है, तो रेणुकूट में है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौलिक अधिकारों के संशोधन करने में कौन सक्षम है। जो आपका ऐसा कौन है जो मौलिक अधिकारों का आपका संशोधन कर सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या संसद। बताइएगा मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों को जो संशोधन करने का अधिकार है वह आपका किसके पास है, तो वह आपका संसद के पास है। किसके पास है, संसद उसमें क्या कर सकता है, थोड़े बहुत चेंज कर सकता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किस काल में हुआ था। ऑप्शन है नंदवंश में, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग या अजात शत्रु। बताइएगा, जब सिकंदर लोदी ने जो आपके सिकंदर थे उन्होंने भारत में आकर एंट्री की थी तो वह आपकी किसके शासनकाल में की थी, तो नंद वंश में की थी, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। ऑप्शन है कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोहरी नागरिकता किस देश में है, दोहरी नागरिकता किस देश में। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, मतलब भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है, बस हमें कहाँ की नागरिकता लेनी पड़ती है, भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है, किसी भी राज्य या किसी भी संस्थान की नागरिकता लेनी नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोहरी नागरिकता, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर देश की भी नागरिकता लेनी पड़े और राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़े, तो कौन सा है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी डी विकल्प इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि का कुल व्यय सबसे अधिक था। ऑप्शन है प्रथम में, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय या चौथी पंचवर्षीय। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है कि दौरान में जिसमें कृषि का जो कुल व्यय था वह सबसे अधिक रहा है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में रहा है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका रहा है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमरावती, अकरवतावती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है कावेरी नदी की सहायक नदियां, कृष्ण की, गोदावरी की या गंगा नदी की। तो किसकी सहायक नदियां की हो जाएंगी, तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा कावेरी की सहायक नदियां हैं, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है कुशीनगर से, बोध गया से, लुम्बिनी प्रांत से, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। बताइएगा,
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। सत्यमेव जयते, जो भारत का राज्य चिन्ह है सत्यमेव जयते, वह आपका किस देश के स्वीकारा गया है? तो कहाँ से स्वीकारा गया है? आपका जो इसमें करेक्ट जवाब होगा वह आपका सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से स्वीकारा गया है, यानी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने में से की गई थी? ऑप्शन है सवैया आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रोलिंग योजना इस अवधि में तैयार की, मतलब रोलिंग जो योजना थी वह आपकी किस अवधि में तैयार की गई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और मेरे दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो बता दीजिएगा। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा 1978 से 1983, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में हमें संगीत संबंधी विद जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अर्थवेद में। तो संगीत से संबंधित आपका कौन सा वेद है? तो संगीत से संबंधित है आपका सामवेद, तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक ही सीट है? ऑप्शन बताइएगा, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें केवल लोकसभा की एक ही सीट है? ऑप्शन है त्रिपुरा में, मणिपुर में, मेघालय में या मिजोरम में। तो बताइएगा कौन से राज्य में है? तो इसमें जो आपका सही जवाब होने वाला है, त्रिपुरा में लोकसभा की आपकी 2 सीटें हैं, मणिपुर में भी आपकी 2 सीटें हैं, मेघालय में भी आपकी 2 सीटें हैं। तो एक सीट आपसे पूछी गई है, तो एक सीट आपकी केवल मिजोरम में है, तो डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जो इसमें सही जवाब होने वाला है, जो बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है, इसमें आपका होने वाला है एलेनोर रूजवेल्ट, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वह आपका है उत्तर प्रदेश, यानी बी विकल्प। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए। गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला था वह आपको जो मिला था ऋग्वेद से मिला था, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। बताइएगा, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं करना ना भूलें। और रोज़ उत्तर प्रदेश पुलिस से न्यू अपडेट या न्यू प्रैक्टिस सेट पाने के लिए बने रहिए हमको रोज़ शाम 7 बजे। रोज़ शाम को 7 बजे हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें हम सभी क्वेश्चन आपके साथ गोल्डन क्वेश्चनों के साथ कवर कराते हैं और सभी क्वेश्चन आपके गोल्डन साबित होने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।